लास्ट चांस अगर अपना मौका मिल गया तो बस जय जयकार है पूरी भारतीय सेना के अंदर। 12 के 12 तोहफे थी, पापा बैटरी इधर, क्यों भी बैटरी इधर। 1 राउंड गन जैसे फहराया, घोड़ा खींच दिया भारत माता की जय बोल करके, और जिस 40 तोप के ऊपर मैं था वही घोड़ा तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। तो मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए बहुत गर्व की बात थी, भारतीय सेना के लिए। उसी बैरिंग एलिवेशन डाटा से जिसको हम इंतजार कर रहे थे कि भाई यहीं पर घोड़ा चाहिए था, उसी से हमने तलोलिंग को फतेह हासिल किया। 51004875 जिसको हम विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से जानते हैं, ऐसे करके हमने जंग की शुरुआत किया। जो जंग का मैदान था आज में उस टाइम बहुत अंतर था, कोई बंकर नहीं बने हुए थे। दिन भर हम लोग किसी तरह छुप के वहां रहते थे, अम्युनिशन की तैयारी करनी है, और रात को हम फायरिंग करते थे। टाइमिंग मिलता था हम लोगों को, 1-2 आदमी के पास घड़ी रहती थी, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग फायरिंग करते थे। दुश्मन की फायरिंग भी आती थी, जिस तरह आप लोगों ने पिक्चरों में देखा हुआ, बॉर्डर फिल्म में, ऐसे हमारे सैनिक भी बहुत। अब ये फायरिंग खत्म हुआ, देखा यार वो राम सिंह चला गया, वो भी चला गया, हमारी आंखों के सामने हमारे बहुत साथी चले गए। तलोलिंग के ऊपरी जो अम्युनिशन लेके आते थे हमारे सूबेदार भंवर सिंह साहब, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कारगिल लड़ाई में चले गए। मैं उसको बोलता था कि साहब राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो वहीं से मेरा ये नारा मशहूर हुआ था। तो काफ़ी ऑफिसर बोलते थे यार वो एक आर्टिलरी का बंदा है, वो बड़ा बोलता रहता कि साहब राशन बोले लेके बताओ, लेकिन अम्युनिशन लेके आओ। बोले कौन है? बोला बड़ी बड़ी मुझ रखता है बोले। तो सब आदमी मेरे को ढूंढते रहते थे कई बार कि यार यही बंदा है क्या वो जो बोलता है कि, बोला हाँ सर यही बंदा बोलता है कि भाई राशन मत लेके आओ, अम्युनिशन लेके आओ। तो कई बार बोलते थे यार क्या करेगा छोटे अम्युनिशन का? तो नहीं बोला राशन के बिना कोई आज तक भूखा मरा हुआ देखा नहीं है, मगर अम्युनिशन के बिना हम लोग खाली खोखा कुछ भी नहीं कर सकेंगे मतलब। तो बस जंग के बारे में पूरे बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मगर फिर भी हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया था। 6000 हाइट से लेकर के 18000 की टाइगर हिल तक हमने फायर स्पॉटिंग किया, मास्को वैली। उसके बाद में काफ़ी हमारे जवान शहीद हो गए थे। ऐसे करते करते मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि टाइगर हिल जब रह गई थी, हम लोगों ने बाकी तो हासिल कर लिया था, तो दिन में ही मूव टू ऑर्डर कहा गया था। तो हम लोगों ने 8 बजे अपनी तोपों को चढ़ाया और चलते चलते 18000 की हाइट पर आगे एक नाला बह रहा था, वहां अपनी तोपों को लगा दिया। बाकी जंग हमने रात को लड़ी थी, ये दिन के अंदर ही था। 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, लास्ट बचा हुआ था। पूरी भारतीय सेना के अंदर जोश था कि हाथी चला गया, पूछ बाकी है, मगर दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे, हमें नहीं पता दुश्मन हमारे को देख रहा है, तो नीचे से ऑर्डर आ गया कि आपको रात को परेशानी नहीं होगी, 1 राउंड गन फायर कर लो अभी से। तो जैसे ही ऑर्डर आया 1 राउंड गन फायर, तो हम तो हमेशा की तरह घोड़ा खींच दिया। मानोगे नहीं आप, अभी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। 1 राउंड गया था, उनके ऊपर सैकड़ों घोड़े हमारे ऊपर आने लगे। हर बार आते थे, मगर इस बार क्या हो गया कि नाले के अंदर फंस चुके थे हम लोग, ना इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते। 18000 की हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है। जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हमारे टैटू कंपनी पतीले ट्राइम हो रही है पूरा। इतना उन्होंने सेलिंग किया कि बचना मुश्किल था। नीचे से मैसेज आ चुका है भाई कहीं पर भी बच जाओ, छुप जाओ, मतलब जिस तरह भी छुपा जाए। पहले तो हम लोग कहीं पत्थर पर छुप गए, कहीं खड्डे में छुप गए, लेकिन इस बार कहाँ छुपेंगे? दिन का टाइम है, एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर सब आदमी भाग रहे हैं। हमेशा की तरह मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हम दोनों बड्डी बनाए हुए थे। दोनों ने कसमें खाई थी कि नई शताब्दी कौन देखेगा, और दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा तो हम एक दूसरे को परिवार को मिल के आएंगे। हम कई बार ये बातें करते थे, हमारे साहब लोग बोलते थे ऐसी बातें मत करो यार। मैंने बोला साहब कितने साथी चले गए, क्या पता हमारा भी नंबर आ जाए। मगर उस टाइम एक ही चीज़ थी कि जब तक जिएंगे इस राष्ट्र को तिरंगा लहरा करके जिएंगे। तो बड़ा एक उमंग थी हमारे ऊपर। जैसे आज युवाओं के बारे में हम लोग बोलते कि शहीदी दिवस, वही गाने हम भी गाते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला और भारत माता के। बस दोस्त ने बोला, बैठे थे, मैंने बोला चलें, बोलता नहीं चलेंगे। मैं दोनों क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। मैंने कुछ सेकंड बाद फिर बोला, दूसरे में तो फटाफट बात हो रही थी ना, और घोड़े गिर रहे हैं। मैंने बोला दोनों आदमी क्या करेंगे? बोला आपको डर लग रहा था आप जाओ। दोस्ती तकड़ी थी, मैं भी चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने बोला यार नीचे से मैसेज आ चुका है, जिनको हमारे से ज़्यादा पेमेंट मिल रही है वो चले गए हैं, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? बोला कुछ भी हो जाए लड़ेंगे। हर बार रुकते थे हम लोग, मगर इस बार नीचे से आवाज़ आ रही कि छुप जाओ, वो बोलता नहीं छुपेंगे। मैं भी बैठ गया चुपचाप, फिर बोलना बंद कर दिया। मैं जैसे चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं, और बम गिर रहे हैं। हमारे AK-47 हमारी तोप पे रखी थी, वो बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे भी ऑर्डर दे सकता था। वो इधर भागा, मैं इधर भागा, क्योंकि तो ऑर्डर का इंतजार रहता फौज में। तो हमने भी वहाँ पर मुंडी घुसा दी जहाँ पर बाकी हमारे सैनिक घुसे हुए थे। तो हम मानोगे नहीं 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई, और जो जहाँ पर हमने मुंडी घुसाई थी वहाँ पर हमारे धर्मगुरु को मोती सिंह साहब थे। वो बोले जय श्री राम को रटो, माता रानी को याद करो। हमने बोला गुरु जी किसी को भी रचो, अभी तो जो भी होना देखे जाइए, वही होगा जो राम रखे। तो बस 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई। 90 आदमी थे हम लोग उस गड्ढे के अंदर, किसी का भी
ना दम घुटने से मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक के ऊपर एक पड़े हुए थे, 90 के 90 आदमी। आज भी चंबी थे कि 90 आदमी हम लोग कैसे जिंदा रहे। उसके बाद नीचे से मैसेज आ गया कि क्या जान माल का नुकसान हुआ। मेरे को बोलते मुच्छर दूसरा कहाँ गया। मैंने बोला सर वो उधर गया। बोला तुम्हारे को हम बताते हैं, तुम अनडिसिप्लिन रहते हो, ऐसे बार बार नहीं चलता। तो फिर चलने लगे भाई, क्या क्या नुकसान हुआ। पापा बैटरी वहाँ चली, क्यों भी बैटरी। हम जैसे चल रहे थे तो छोटा मांस का टुकड़ा मिला। तो हम तो जूनियर थे, हमारे सीनियर हमारे खेमराज राणा सर थे, सुभाष सर थे। हमने बोला सर ये क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक मांस का टुकड़ा और बड़ा मिला। तो हमने बोला सर ये, बोला कोई गीद आ गया होगा। मतलब जैसे क्योंकि उर्दू तो ऑक्सीजन की कमी, जैसे धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे आगे बढ़े और राणा सर ने बोला मुकेश, और राणा सर ऐसे देख के बैठ गए। मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उठ चुकी थी, ब्लड चल रहा, धड़कन चल रही, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। और मेरा तो जिगरी दोस्त था, वो देख करके मेरे साथी बैठ गए। मैंने अपना नॉर्मल कोट निकाला और लगाया, और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आज हम उस चीज़ को नहीं भुला सकते। आज भले ही 25-26 साल हो गए हैं, उस टाइम बहुत पीड़ा हुई थी, काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। मैं भाई से भी बढ़ के मेरा दोस्त था। आज हम लोग उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने वो चीज़ का देखा हो। हमारे लिए तो बस भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिख देते हैं। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अगर सेना के अंदर से कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक आपने लड़ना पड़ेगा। मेरे साथियों ने, हमारे कमांडिंग अफसर को बताया कि सर दोनों ने वादा किया था ये उनके पार्थिव शरीर को लेकर के घर जाएगा। तो हमारे कमांडिंग अफसर ने मना कर दिया, नो। तो मेरे को भी दुख लगा कि यार लास्ट में ये भी नहीं करने दे रहे हैं। हमारे कमांडिंग अफसर ने बुलाया, बेटे ऐसी बात है, एक तोप चलाने वाला चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे, दो दो तोप को युद्ध भूमि के अंदर ऑफ नहीं दिखा सकते हैं। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ और आप बाद में जाइएगा, मगर इस बार दूसरे बंदे को भेजेंगे, जो तोप चलाने वाले बंदे उसको नहीं भेज सकता मैं। मुझे माफ करना, मगर एक काम कर सकता हूँ, आप अपने दोस्त के शरीर को जहाँ पर हमारे पार्थिव शरीर रखे बाकी जवानों के, वहाँ तक लेके जा सकते हो। तो मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के टाइगर हिल से निकला था। गुमरी मतियान में जहाँ पर बाकी आदमियों की, जो हमारे जवानों की पार्थिव शरीर रखे गए थे, वहाँ पर 2:30 बजे रात को पहुँचा। जो निशान चेक करने होते हैं निशान चेक किए, पाँव को हाथ लगाया, अगरबत्ती लगाई और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला मैं जरूर लूँगा। वापस रुके नहीं, 8:30 बजे टाइगर हिल के ऊपर आ गए। और उस दिन पूरा मायूस था हमारा, क्योंकि जाते जाते वक्त इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी। बाकी भी हुई थी, मगर ये लास्ट टाइम हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने उस दिन तैयारी किया, लड़ाई नहीं लड़ी, मगर अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। इसी भूमि में हमने 10,000 गोले फायर किए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 12 गैलेंट्री वार्ड में कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। बहुत प्राउड होता है ये बात सुनकर के। आज भी शहीदी दिवस मना रहे हैं, उसके लिए भी एक प्राउड है कि हमारे वीर चले गए थे। 559 जवान हमारे सैनिक शहीद हो गए। आज इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी का भी नाम बताओ मेरे को, सैनिकों को छोड़ करके कोई है जो बता सकता है कि कारगिल के अंदर 559 जिसमें 2 पोर्टर थे, एक का भी नाम याद बताइए। तो कहाँ गई हमारी देशभक्ति बताइए। बड़े शर्म की बात हमारे लिए। मैं को आप लोगों को तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भावना बता रहा हूँ कि भारत माता की जय, जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होता। पीड़ा समझिए आपको। अगर आपने सच में किसी फौजी की पीड़ा को समझना है, या तो आप वर्दी पहनिए या उस फौजी के साथ रहिए, तब आपको पता चलेगा कि सच में सैनिक हमारे लिए क्या करते हैं। वो सैनिक हैं जो हमेशा निरंतर चलते रहते हैं और इस राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। या तिरंगा लहरा के आते हैं या तिरंगे के अंदर लिपट के आते हैं, मगर कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। कभी कोई जवान का पार्थिव शरीर आए तो आप देखना, कभी मौका मिले तो उसकी छाती को आगे ही गोली मिलेगी, पीठ के ऊपर गोली नहीं मिलेगी। मतलब कारगिल युद्ध के अंदर हम लोगों ने बहुत आदमी को भागते हुए देखा है। हम लोग 20-20, 22-22 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, मगर फिर भी अतिथि देव भाव बोले वापस आ जाओ, फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो काफ़ी पीड़ा देखी है, मगर वो पीड़ा उत्पीड़न में कब बदली होती है कि जो सेना के आगे सेना, जो आप लोग बैठे ना, सेना के आगे सेना है। जब कोई हमारा जवान शहीद होता है तो हम आप लोगों को भरोसे कर देते हैं कि आप हमारे परिवार को संभाल लेंगे, क्योंकि आप ही सेना के आगे सेना हो। मगर वो पार्थिव शरीर जब आपके पास आता ना, तो बड़े से बड़ा नेता लोग, तो आप लोगों को पता ही, बोली लगती है फिर हमारी पार्थिव शरीर के ऊपर, सर 50 लाख दे दें। नहीं यार, तो दिल्ली सरकार ने दिया था। सर 60 दे देते हैं। नहीं, वो महाराष्ट्र ने 60 ही, फिर क्या किया, अपना लक्ष्य नाम होना चाहिए। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है यार, एक जवान 22 साल की उम्र में चला जाता, क्या वो 60 साल की उम्र तक 50-60 लाख रुपये नहीं कमा सकता? कमा सकता नहीं कमा सकता?
उसको बोली लगाने की क्या जरूरत है, चुपचाप दे दो ना, अगर कुछ देना है तो मतलब। मगर नहीं, हम तो फोटो खिंचवाएंगे, दिखावा करेंगे, और जो ये भीड़ है जो सेना के आगे सेना, ये उस टाइम तमाशगीन बनेगी, खाली सेल्फी लेगी, उसके बाद बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा तुम भाड़ में जाओ। मतलब बहुत पीड़ा होती, क्यों भाई, हम लोग आपके नहीं, भाई बहन नहीं, क्या ब्लड कनेक्शन होना जरूरी है? हम तो कभी नहीं सोचते। जो टोपी के ऊपर मेरे लिखा हुआ है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, सभी धर्मों का पालन करो, हम कभी भी नहीं सोचते कि कौन क्या है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सिर्फ हम भारतवासी हैं। भारतीय सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आज तक भी दाग नहीं है। ये वर्दी देखिए आप जो मैंने पहन रखी है, ये वर्दी नहीं, हमारी भारतीय अंतरात्मा है। और साथियों, आज आपको बता रहा हूं, जिस दिन भी देश हारेगा ना, गंदे राजनीति के कारण हारेगा, भारतीय सेना हमेशा जिताने का काम करती है। कभी भी देख लेना, आज भी जो बड़े बड़े जिनके आप जय जयकार करते हो, पार्लियामेंट में बड़ा बोलते हो, चाइना को आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं, किसके बदौलत? भारतीय सेना की बदौलत। वरना दम है तो हमारे साथ चलिए एक बार आकर के, तो उस सेना को नमन करो यार, उसको भी कभी रिबन काटने का मौका दो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई बाकी देशभक्ति नहीं करते, बाकी सब भी देशभक्ति कर रहे हैं, मगर सैनिक की देशभक्ति निस्वार्थ रहती है। कभी भी वो तन और मन सब कुछ निछावर कर देता है, कभी उसको दिमाग में नहीं रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार का क्या हाल होगा। तो इसलिए उन वीरों को हमेशा नमन रखिए, छोटे छोटे कार्यों में बुलाइए, आपका सम्मान बढ़ेगा, शादी के कार्यक्रम में बुलाइए, बर्थडे के कार्यक्रम में बुलाइए, और कभी कभी उसको बोलिए कि भैया आइए तुम। मैं सभी को बोलता हूँ जो बड़े बड़े पदों पर है, अरे कुछ भी नहीं रहेगा, डायनासोर चले गए यहाँ से, हमारी तो क्या औकात है, हम भी चले जाएंगे मतलब। मगर मेरे को देख लीजिए, जब भी जाऊंगा ना इस संसार में कुछ करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मतलब। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, हमको भी बॉर्डर पर लगा दिया जाता है। अमेरिका और रूस के दबाव के कारण इस बार पूरा मूव थे, हमने को एक जंग लड़ चुकी, दूसरी का मौका था, अब की बार आ रही पार। मगर जंग क्यों लड़ी जाती है? सैनिक तो कभी नहीं चाहता जंग लड़ी, क्योंकि हमने वो पल देखे हुए हैं जब वो पाकिस्तान का सैनिक, और हम लोग बात करते हैं जब ऑर्डर आता है कि भैया जंग लड़ गई, तो हम बोलते भैया तो तू पोस्टिंग करा ले, या तो मैं पोस्टिंग करा लूँ यहाँ से, क्योंकि रिलेशन ऐसे हो जाते हैं। वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है। अगर आप एक मिनट सोचोगे तो हम लोग तो बोल तो देते हैं कि यार टुकड़े कर दो, मार दो, मगर चंद सेकंड सोचिए कि उसकी जगह आप होते तो। मगर जंग आपको पता कहाँ से ऑर्डर आते, तो हम तो बस हुक्म का पालन करते हैं। तो इस बार भी हुक्म का पालन किया, तो देखी जाएगी जो भी होगा। मगर इस बार युद्ध नहीं हुआ। जिस तरह सभी आदमी जो नेता लोग नारे लगाते हैं कि भाई कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, उस तरह हमने भी सोच लिया था कि बार चाहे तो हम रहेंगे चाहे ये रहेगा, क्योंकि डेली डेली से हम भी तंग आ चुके थे कि मूव करो मूव करो। मगर मूव का ऑर्डर आ चुका है, रियर का अनलोडिंग करे थे, बम फट जाता है, पूरा मेरा पेट फट जाता है, आंतरी उतरी भार हो जाती है, हाथ उड़ जाता है, लीवर लावर आंखों में ब्लड आ जाते हैं। 3 आदमी थे, हाथ को लेके बैठता हूँ, 2 बार उठने की कोशिश होती है मगर उठा नहीं जाता है। उस टाइम 2 चीज़ों का मुझे ध्यान आता है, खास करके माताओं बहनों के लिए भी। एक मेरी बीवी का कि सुशीला देवी तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती, और एक पवन पुत्र हनुमान जी का कि इतनी जल्दी तुम मर नहीं सकता है। तो उसके बाद मैं 6.5 फुट हाइट थी, क्रॉस कंट्री करता था, 2nd डिवीजन पाता था। हमेशा आप लोग देखते हो कि फौजियों को तो पता है मैं पायलट चलता था वीआईपी के सामने, हाइट के मुताबिक उस टाइम छांकते थे, स्पेशल गार्ड में रहता था बंदा अलग से। बड़ा गर्व था मेरी बटालियन को भी, क्योंकि मैंने बहुत रेजिमेंट के अंदर काम किए हैं। और जैसे हम लोगों को हॉस्पिटल उठाया जाता है, मेरा जो साथी उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, मेरे को जैसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर सब आदमी पहुंच जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर बोलता है इधर डेथ। तो मेरी बटालियन के अंदर सुन हो जाता है, और मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल जी के मंदिर रहता, सेना मेडल, वो बोलते हैं डॉक्टर को, सर आपको नहीं पता इस जवान की वैल्यू क्या है, कुछ भी करिए आप, प्लीज एक बार दोबारा चेक तो कर लो। उन्होंने प्रेस किया और मुझे चेक किया, बोले सर इसके पाँव वगैरह काट दिए जाएं तो 5% चांसेस है ये बच सकता है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने 1 सेकंड नहीं देखा, फटाफट साइन किए और ऑपरेशन शुरू करो, बोला भगवान भरोसे छोड़ दो। वहाँ मेरे लिए मंदिर खुल गया, पूजा पाठ शुरू होगी, और यहाँ मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बॉटल खून की चढ़ा था, और डॉक्टर ने बोला 72 आवर्स का टाइम है, 72 घंटे के अंदर इसको होश आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे। मगर जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरे साथियों ने आंख खुली तो मुझे बताते हैं कि हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कमांडिंग ऑफिसर को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है, और कमांडिंग ऑफिसर को इतना प्राउड था कि सर वो अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोलते मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो? वो बोला सर मैंने उस जवान को देखा, उसने पिकअप कर लिया है, और उसकी वाणी बोली आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ।
जीवन यहीं शुरू नहीं होता है। ये कंडीशन में मेरे जब पता चलता है मेरे दोनों टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों की एंट्री होती है। मेरी बीवी जिसकी उम्र 22 साल होती है, 1.5 साल का मेरे को बेटा रहता है, दूसरे बच्चे के लिए 3 महीने से फैमिली में रहती है। और जब मेरे सास ससुर घर वाले जब आते हैं एंट्री मारते हैं तब तक मुझे होश आ गया होता है। तो मैंने सोचा यार 22 साल की लड़की बेचारी, उसकी क्या गलती है, इतनी हाइट वाले शादी किया था, वो क्या देखेगी मेरे को। तो मैं मेरे साथियों को बोला कि यार ऐसे करो, उनको उधर बिठा देना और मेरे आगे तकिया लगा देना और चद्दर डाल देना, उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी टांगे भी नहीं है। तो वाइफ आती थी, विंटर में बिठा के लेके आते थे, घर वालों ने देखा और बोले ठीक है भाई, हाथ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर झूठ छुपता नहीं, आप लोगों को पता है। काफी दिन हो गए थे, एक दिन मेरे को डॉक्टर ड्रेसिंग कर रहे हैं तो मेरी वाइफ को बिठा के लेके आई, तो बोले यार ये बंदा कौन है जिसकी बेचारी टांगे भी नहीं, हाथ नहीं, उसको पता नहीं मैं ही हूँ मतलब। तो जब देखा तो कुछ पल बीते तो हमारे सभी साथियों ने, हमारे अधिकारियों ने वाइफ को समझाया, मेरे को समझाया कि दीपचंद टेंशन मत ले, तूने एक बहादुर की तरह तू अपने आप को याद कर, तूने कैसे भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था, तू बहुत बहादुर आदमी है, तू घबरा मत। मगर बोलने से काम नहीं चलता ना, ग्राउंड में तो आपको पता ही है। आप जैसा बंदा जब भी मुझे पूछता कोई सर कैसे हुआ, मेरी आंखों में आंसू हो जाते थे। ऐसे करते करते मैं लेटा हुआ था और मेरे जो बीवी को 3 महीने थे तो मैं हॉस्पिटल में, बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट होगी दूसरे बच्चे के लिए। मन में था कि बेटी हो जाएगी, ऑपरेशन करा लेंगे, एक बेटा की बेटी हो जाएगी। बेटा हो गया। अब जैसे बंदों ने उधर ही मिठाई मिठाई बांटी, ताड़ी तुड़िया बजाई कि तू टेंशन मत ले दीपचंद, तेरे 2 बेटे हो गए, दोनों तरफ कंधे पे उठाएंगे, ये था वो था। मगर मैं मायूस था। बोले यार तू खुश नहीं क्या? मैंने बोला खुश तो हूँ। बोला फिर धक्का क्या है? मैंने बोला सर मेरी एक तमन्ना है, जब तक जीवना स्वयं के बलबूते पर जीऊं, जनाजा ही मेरा जो है वही दूसरों के कंधों पर जाए। बोला क्या यार बेवकूफ़ों की तरह बातें करता है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे मन में चलता रहता था कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। करना यही पड़ेगा कि मेरी बीवी किसी को ये ना बोले कि सर आपको तो पता है ना मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, मेरे बच्चे किसी को ये ना बोले अंकल आपको तो पता मेरे पापा को हाथ पाँव नहीं है। वो मासूमता, वो बेचारापन नहीं आना चाहिए। और मैंने यही बोला कि दीपचंद तूने उठा, धिक्कार है तेरे सैनिक होने के ऊपर कि तुम अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की रक्षा क्या खाक करेगा, और तुझे उठना पड़ेगा। और जब हम लोग जो भगवान बोलते हैं उसी टाइम मैंने भगवान श्री कृष्ण की जो बातें थी कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, बस संकल्प किया। और बस 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली और इस मातृभूमि के ऊपर 6 महीने बाद मैंने जब कदम रखा, वो इस माता बोलते हैं हम लोग इसको, इसके ऊपर माथा टेका और एक आशीर्वाद लिया कि माँ जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे मैं पुनः अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। और आज आशीर्वाद आपके सामने खड़ा हुआ है, भगवान परशुराम की तरह कदम नहीं रखेंगे। ये जो टांगे आप लोगों को थोड़ा आगे आगे दिखाता हूँ, ये टांगे बिना बेल्ट की है। मैं अकेला हिंदुस्तान का एक सैनिक हूँ जो बिना बेल्ट की टांगे पहनता हूँ। आपने कभी दिखेगी भी नहीं। इसके ये मैंने खुद ने अपने पाँव से बनवाई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था। और मैं एक जिद्दी मानुष था, मतलब अपने आप के पीछे जिद्दी था कि जो सोच लिया ना भगवान मुराद पूरी करता है। मैंने जैसे हमारे सरदार जी बैठे हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर सरदार जी थे, उसने बोला यार किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने हाथ खड़ा किया। बोले क्या माँ साहब ऐसी टांगे बननी चाहिए? बोला आज तक किसी की बनी नहीं, पागल है, 10 नंबर फार्म भर दो। मेरे रेजिमेंट में फोन कर दिया, मेरा सीओ ने बोला भाई क्यों पंगा ले रहा है, डॉक्टर तेरे को पागल कोशिश कर देंगे, फार्म भर देंगे, तुम चुपचाप जो दे रहे हो ले ले। तो मैंने बोला साहब ले तो ले, लेकिन पाँव तो मांग रहा हूँ, कौन सा सोना चांदी मांग रहा हूँ। और इस पाँव की कीमत क्या थी उस टाइम? 5200 रुपया। तो नीचे वाला एक अली था, जो आज हिंदू मुसलमान हम करते हैं, एक अली करके बंदे ने ये टांगे बनाई। उसको मैंने बोला तुम हाँ बोल देना खाली कि सर ट्रायल कर लेते हैं। तो एक सरदार जी था सुपरवाइजर, उसको भी बोला, उन्होंने हाँ बोली। तो डॉक्टर साहब को पूछा हाँ भाई, बोला सर ट्रायल कर लेते हैं। कमांडिंग अफसर बोला आप लोगों ने पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरी टांगे बन गई। उन लोगों को, नीचे वालों को पूरा विश्वास था कि तुम करेगा। टांगे बनाने के बाद 8 दिन के अंदर मैंने इन टांगों से फुटबॉल खेल के दिखाया कमांडर साहब। और आज वही कमांडर साहब है, जब हमारे नए जवान घायल होकर आते हैं उनको समझाते हैं, और समझाने के बाद में फिर मेरे को बुलाते हैं कि वो जो नहीं मानते थे। और यहाँ तक का सफर में क्यों बोल रहा हूँ, मैं ट्राई साइकिल पर चलता था पहले। ट्राई साइकिल से स्कूटी मिली, स्कूटी स्टार्ट किया और मैं बंदर की तरह उछलता था। फिर एक सरदार जी मेरा दोस्त था, वो मेरे पीछे बैठा, बोले चला। स्कूटी से ही मैंने दिल्ली से लेकर के शिमला तक मेरी बीवी को घुमाया, ताकि उसको ये ना लगे यार मेरे हाथ पाँव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि लेडीज लोग को देखते रहते ना,
तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए यार, जीवन साथी हूँ तो तेरे लिए मैं ही सब कुछ करूंगा। तो नॉन स्टॉप 17 घंटे मैंने स्कूटी चलाई दिल्ली से लेकर के और शिमला तक, और एक हाथ से लेके गया मैं और फिर लेके भी आया अगले दिन मतलब। तो उसके बाद स्कूटी से मैंने सोचा था कि जब कारगिल का 25वीं वर्षगांठ होगी, उससे पहले मैंने मेरी बीवी को 20वीं वर्षगांठ पर कारगिल लेके गया, जहां पर जनरल विपिन रावत जो हमारे प्रथम सीडीएस थे, उन्होंने मुझे कारगिल योद्धा की उपाधि से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया? क्योंकि मैं 17,000 की हाइट पे इस कंडीशन में था और मेरे को बोले मिसाइल मैन तुम यहाँ कामा साहब, हमने यहीं पर तो सब कुछ किया है। तो उन्होंने बोला क्या क्या किया? तो मैंने कारगिल की कहानी सुनाई कि सर यहाँ पर ये किया, वहाँ पर ये किया। तो बोले यार 20 साल बाद भी तेरे को ऐसे याद है जैसे मतलब अभी बोल रहा। मैंने बोला साहब जब साक्षात थे 2 लाख फौज युद्ध भूमि में थी, मगर 25,000 सैनिक फ्रंट में युद्ध लड़ रहे थे, उन 25,000 में आपका भाई भी था। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी जय जयकार हो रही है, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया है। तो फिर बीवी की बात आती है, तो मैंने बीवी को लेके आया तो बोले कौन आया है? तो मैंने जनरल साहब को बोला साहब मेरी एक ही बीवी यही आई है। तो हंसने लग गया, बोले यार 2 किसको है? माँ भगवान श्री कृष्ण को थी 3 साहब। तो फिर नीचे वाले बोले यार तो बड़ी ऐसी बातें करता है, बंदे मत को। तो बोला यार ऐसे क्यों बोल रहा? मैंने बोला साहब जनरल साहब हंसे कि नहीं हंसे? बोला हाँ इस हंसी के लिए तो पता नहीं क्या क्या करते देश। तो मैंने बोला साहब बीवी मेरी बोलती रहती, पता नहीं लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, कब दिखाएगा? तो इनको दिखाने के लिए लेके आऊँ कि मैंने कहाँ कब्जों को तीर मारे हैं। तो बस वहाँ से मेरी बीवी को भी उन्होंने पूछा कैसे हो? बोले जी खुश हूँ मतलब। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि जब 25 साल होगी तो मैं स्कूटी पर अपनी बीवी को लेके जाऊँगा कारगिल। तो ऐसे करते करते आप जैसे महानुभाव मिले। एक दिन मैं फ्लाइट में आ रहा था श्रीनगर से, वो भी श्रीनगर से आ रहे थे। तो जब मेरा फ्लाइट में स्वागत होने लग गया तो वो मेरी वीडियो बना रहे थे पीछे से। तो वीडियो बनाते रहे, मैंने बोला यार कौन बंदा ही वीडियो बना रहा है? फिर बाहर तक भी आ गया वो। तो मैंने पूछा सर, बोला दीक्षित जी मैं वहाँ से आ रहा हूँ। बोला अच्छा आप मेरे को नहीं जानते? मैंने नहीं सर। बोला आप कैसे जानोगे? मैं आपको जानता हूँ। मैंने बोला ठीक है धन्यवाद। बोला बोले क्या इरादा? मैंने बोला सर 25वीं वर्षगांठ के ऊपर कारगिल में जाना है स्कूटी के ऊपर। बोला स्कूटी पे? बोला हाँ। बोला कैसे? मैं ट्रायल चल रही सर मेरी, डेली 100 किलोमीटर स्कूटी चला रहा हूँ मैं, और बस स्कूटी पे जाऊँगा अपनी बीवी को लेकर के। इसलिए बोला कार चला लोगे? तो मैं सर मौका मिले तो हवाई जहाज चला ले, तो मौका तो दो। तो उसने बोला कार है मेरे पास में, वो चला लोगे? तो मैंने कार पहले कभी चलाई नहीं है। तो पहली बार जब मैं कार को मॉडिफिकेशन कराया और उसके पास लेके गया तो मैकेनिक को बोला बना भाई, उसने बना दिया और बोला चलो चलते हैं। तो चलने लगे तो आपको पता पहली बार झटके मारा को ब्रेक ऐसे ऐसे, तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है बंदा बेचारा, ऐसे कर देना रहा है। मैं क्या हो गया? बोले सर देख लो सर आप। मैंने बोला तारीख नोट कर ले, 8 दिन बाद आपके पास आऊँगा। और हम मानोगे नहीं, मैं 8वें दिन मैकेनिक के पास गया। मैंने बोला कहाँ गाड़ी चलानी है? तो बोला सर रोड के ऊपर तो कोई भी चला लेता है, आप इधर चलिए नाली इसमें गली के अंदर। तो गली के अंदर वो बैठा, चक्कर मार के आया, और जैसे उसने चक्कर मार के गाड़ी रोकी वो उतर करके आया, मेरे पाँव को हाथ लगा के बोलता प्रभु जो आपने बोला था वो सत्य है। मैंने बोला उसकी जय जयकार करो, क्योंकि उसने सब कुछ किया। आज हम बोलते तो हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, मगर उसको मानते नहीं के लिए मैं सच में मानता हूँ। मैं रात को भी मैंने मंदिर बनाया हुआ है। आप बोलोगे यार ये दांत की बातें बोल रहा है। मैं कई बार 1:30 बजे भी मैं खड़ा होकर के मंदिर में माथा टेकता हूँ कि प्रभु क्यों टेकता हूँ? क्योंकि मेरे पास मैंने 7-7 करोड़ की गाड़ी लेके बंदे आगे बैठते हैं घर पर कि भैया तू ये बता दे खुश कैसे रहता है, बाकी सब छोड़ दे। बोले तो ये बता दे हमारे पास अलग फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी है, घोड़ा, बंगले हैं, मगर फिर भी उदास है। तो मैंने बोला यार खुशी का एक ही राज है, जब मैं किसी से मिलता हूँ ना तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ जैसा भी हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और मुझे हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। कि युवाओं के लिए यही है कि कभी भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है बिल्कुल भी, और इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना है। हर बहाने मार देते, कोई लेडीज लोग भी बोल देती हैं कि वो 45 कमर दर्द हो गया, कोई बंदा बोलता ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया। मेरे को देखने के बाद भी आपका दर्द कम नहीं हुआ ना तो तुम जीने के काबिल नहीं हो। ये आप ध्यान रखना। मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ आप लोगों के पास में, ये दर्द कम करने के लिए आप लोगों का। क्यों दर्द कम करने के लिए? क्योंकि जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो गाड़ी मैं सिचिन ग्लेशियर नासिक से शुरू की थी मैंने शुरुआत। 26 दिन के अंदर 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने, और चाइना बॉर्डर तक गया हूँ। बेस कैंप जिसमें हमारे जवान बर्फ के अंदर रहते वहां तक मैं गया हूँ, खुद चला के गया हूँ गाड़ी को। तो ऐसी कोई चीज असंभव नहीं है कि हम नहीं कर सकते मतलब। और ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन गाड़ी ऐसे 2-4 मिनट लूंगा, मैं थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे मतलब। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाड़ी चलाने का मेरा ये मतलब नहीं कि मैं किसी का पेट्रोल फूकूं। मैं जिस भी रूट में जाता हूँ
कहीं भी शहीद हुआ हो, चाहे वो कारगिल में हुआ, चाहे 71 वार में हुआ हो, 65 में, 99 में, जब भी शहीद हुआ हो, उन शहीद परिवारों से मिलता हूँ, उनको एक दीपक देता हूँ, एक तिरंगा देता हूँ, और जो भी हमारी स्मारक है जहाँ पर भी रास्ते में आती हूँ उनको नमन करता हूँ। मैं यहाँ पर भी आपके पास गाड़ी चला के आया हूँ तो रास्ते में सभी से मिलते हुए आ रहा हूँ। मेरा एक दायित्व ये है, जब उन परिवारों से मिलता हूँ कि मैं उनको यही सोचता हूँ, कोई हो ना हो, जब तक मैं जीऊँगा मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा, मतलब जैसा भी हूँ मतलब मैं, तो उनको अंदर एक अपना बनाता कि कोई तो है। तो मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ यही बातें कि जय हिंद हम बोलते हैं, भारत माता। आज इतना बड़ा आज इन्होंने भगत सिंह फाउंडेशन वालों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ भी मिलिए और उन परिवारों को आप अपनी तरफ से बुलाइए ना, खुद भी सोचिए कि नहीं यार निस्वार्थ काम करते रहते हैं। तो मेरी कहानी और मेरी ज़बानी आप लोगों ने सुनी, मेरा फोकस यही रहता है माताओं बहनों के लिए यही कि मैं कुकिंग भी करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता है कि भाई माँ बहन बेटी उसकी इज्जत कैसे कर सकते हो आप। जब मेरी बीवी सामने तब मुझसे कुछ काम करो तभी तो वो मेरे को बोलेगी ना हाँ मेरा आदमी है। गाड़ी तो हर कोई दे देता है, मैं तो मेरी बीवी को नीता अंबानी बोलता हूँ, भाई मेरे लिए नीता अंबानी तो ही है, मतलब ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इज्जत करने के लिए, जो मैंने बीच में एक था कि दोनों लड़के हुए मगर मेरी बीवी और हम दोनों उदास थे कि बेटी हो जानी ठीक था, तो मैंने एक 1.5 साल की बेटी को अडॉप्ट किया है, आज वो 12वीं क्लास के अंदर है। तो जनता ने बोला था कि यार के लिए कंडीशन है, कैसे पालन पोषण होगा। अरे मैंने बोला यार वो जन्म देने वाला वही है, मरने वाला वही है, सब कुछ करने वाला, क्यों चिंता करते हो। तो चिंता आप छोड़ दो कि मैं ये कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। आज भी मैं चलता हूँ तो सिर्फ उसका ध्यान रहता है कि तुम जो करेगा ना वो तेरी अपरंपार है लीला, और देख लो आप क्या लीला हो रही है आप में। क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ पेट फटा हुआ है, 2 टुकड़े हो चुके थे मेरे को आस भी नहीं थी। आज भी जब मैं चलता हूँ ना मेरे पाँव में कभी कभी ब्लड आ जाता है, मगर फिर भी मैं ऊपर वाले को देखता हूँ, कुछ भी चूक कर कितनी भी परीक्षा ले मगर मैं रुकूंगा नहीं। मतलब तो आप लोगों ने भी राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं रुकना है। धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ बना के चले जाओगे, किसके लिए। कल वो औलाद पैदा होगी, नशेड़ी हो जाएगी, 2 मिनट में बिक्री कर देगी, क्या करोगे आप। आज हम बोलते रहते हैं जी कुछ नहीं, समाज सेवा के नाम से हमारे कोविड लग जाता है, अरे ये हो गया वो हो गया, और जब हम मर जाते हैं तो बोला इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया। किसके लिए यार, अपने लिए जियो ना यार, जैसे हम जी रहे हैं, किस चीज की चिंता कर रहे हो आप। मेरे को देख लो आप, मैं हमेशा ही बोलता हूं कि खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम जिंदगी है। उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी बीवी बोलती है तो हस्बैंड चुप हो जाए, कभी हस्बैंड बोलता है तो बीवी चुप हो जाए, वही घर का एक पहलू होता है। और जिसने गृहस्थी को संभाल लिया उसने जग को जीत लिया। और कोई परेशान है तो मुझसे पूछ सकता है बीवी को कैसे खुश रखना है, बहनों को कैसे खुश रखना है। मेरी माँ और कभी मेरी बीवी झगड़ा नहीं हुआ आज तक, तो सबका इलाज अपने पास में। दोस्तों को कैसे खुश रखना है, बच्चों को कैसे खुश रखना है। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ आपको, कसम से बता रहा हूँ आपको। मेरी जीवनी देखना आप कभी गूगल पर, मेरा नाम डालना नायक दीपचंद, तो आपको पूरा दिन मिल जाएगी। कभी ये यहाँ गया कभी वहां गया। निस्वार्थ कर दो इस संसार को, अपने आप को, क्योंकि हम जोड़ने का काम करें। जैसे अभी बोलते ना कि नदी बहती है तो जनता को पानी देती है, सागर लेता है तो खारा है, और जो गंदा नाला जहां पानी रुक जाता है तो गंदा नाला हो जाता है। तो हम लोग अपने आप को देख लो कि नदी है, गंदा नाला है या समुद्र है। मैं तो अपने आप को नदी समझता हूँ, हमेशा बहते रहो। कुछ भी नहीं अपने पास में, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मगर जब भी जाएंगे इस संसार को कुछ देके जाएंगे। अपने आप के ऊपर प्राउडनेस करिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। क्या पैसा धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपने लिए जिए, अपनी औलाद के लिए भी जियो और समाज के लिए जियो। और जाते जाते मैं 2 लाइनें गाने के माध्यम से बोलता हूँ, क्योंकि गाना तो मैं वो गाता था जो हमारे सर ने गा दिया कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मगर फिर भी मैं आप लोगों को 1-2 लाइनें सुनाता हूँ। 2 मिनट रुक जाना भाई, थोड़ा पानी घूंट मार लेता हूँ। और जिन महापुरुष चले गए उनके लिए भी और मेरे लिए भी और आप लोगों सबके लिए है। अपने आप में मन में लेना। जय जय। एक तो ये गाना है जो आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए और माता बहनों के लिए, जो कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है जो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये सब आप लोगों के लिए, पूरे कमेटी वाले आप लोगों के लिए, कि आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है ये हर किसी को नहीं मिलता है। मतलब मैं बहुत जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, मगर ऐसा शहीदों के प्रोग्राम में मैंने पहली बार देखा है। इतना भव्य प्रोग्राम, इतना रंगारंग प्रोग्राम और सब बैठे हुए हैं। तो आप अपने अपने लिए एक बार ताड़ियां बजाइए। मतलब और हम सबके लिए दूसरी लाइन ये है
जैसे मैं सैनिक हूं, जब मैं बोलता हूं कि जाएंगे तो क्या करके जाएंगे कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे किससे मेरे जय हिंद जय भारत गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। बस साथियों, मैं जितने भी बड़े कार्यकर्ता है या एनसीसी के बच्चे हैं, माताएं बहनें, सबका अपने इस मातृभूमि को भी नमन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। और अपने आप को यही है कि भाई आप लोगों ने हमें टाइम दिया, एक सैनिक की गाथा सुनी, और बस यही एक उम्मीद रखता हूं कि जब भी आप इस संसार से जाओ कुछ करके जाओ, मतलब तभी हो सकती है जय जयकार। मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर साहब, पंकज जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। ये देखो